अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। हम और आप बचपन से यही सुनते आए हैं कि जैसे ही सब्ज़ गुंबद नज़र आएगा ज़िंदगी का करीना बदल जाएगा, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, यूं ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। लेकिन कल जो मस्जिद नबवी के अहाते में हुआ, अगर कोई शख्स नाम का भी मुसलमान है तो वो गमगीन है, वो अफसुर्दा है, वो गम गुस्से का शिकार है। इसकी किसी भी तरह से कोई भी तौजीह पेश नहीं की जा सकती। और अब चूंकि मुबैना तौर पर यह सबूत भी सामने आ रहे हैं कि ये अवामी रद्द अमल नहीं, सोची समझी मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है या जा रहा था, तो वो लोग जो इसकी तौजीहात पेश कर रहे हैं उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरा ख्याल है उनकी मजम्मत से बात आगे बढ़ गई है। उनको अल्लाह ताला ही शायद अब हिदायत दे तो दे, वरना मायूसी है। और मायूसी इसलिए भी है क्योंकि हमारा माशरा जिस नहज पर पहुंचा दिया गया है, वो मकाम जहां लोग सारी उम्र कोशिश करके पहुंचते हैं, वहाँ जहाँ ये हुक्म है कि अपनी आवाज़ों को नीचे रखो, कहीं तुम्हारे आमाल बर्बाद ना कर दिए जाएं और तुम्हें खबर ही ना हो, वहाँ पर भी लोगों के पास ऐसी तौजीहात और ऐसी वजूहात हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। मेरा ख्याल है कि ये कहना भी नाजायज़ होगा कि इस बात पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि बात शर्म से भी तजावुज़ कर गई है। अब सिर्फ आपके हक में दुआ की जा सकती है। अच्छा, जो ए पॉलिटिकल, जो पॉलिटिक्स में इतने नहीं भी है ना, आम पाकिस्तानी अगर आप तसव्वुर कर लें, वो भी शर्म से पानी पानी हो गए हैं कि हम सारों का नाम किस तरह घसीटा गया और गंदा किया गया है इस हरकत की वजह से। मैं अभी खान साहब की अभी बिल्कुल हमारे शो में आने से पहले वो मुल्तान में एक एड्रेस कर रहे थे अपने फॉलोअर्स को। एक दफ़ा मैं इंतज़ार में थी कि कोई मजम्मत करेंगे, कोई अपोलोजाइज़ करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ नहीं, खामोशी। कितने घंटे गुजर चुके हैं इस वाक़े को, पूरा एक मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स, एक दिन गुजर चुका है। मैं उनका ट्विटर अकाउंट भी देखना स्टार्ट होगी, कहीं तो कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो कहा होगा। ये तो दुनिया के किसी कोने में किसी और के साथ भी हो रहा होता तो कुछ ना कुछ तो कहते, एक लफ्ज़ नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ये हो भी रहा है, इंस्ट्रक्शंस भी जा रही हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो ये कोई आम पाकिस्तानियों का वलवला नहीं था, ये एक टोला था वहाँ। आपको आवाज़ें आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि बाकी भी इर्द गिर्द खड़े होकर हैरान होकर देख रहे हैं कि इधर हो क्या रहा है। मतलब एक औरत को जो दुरूद शरीफ पढ़ती हुई उस दरगाह में, उस दरबार पे दाखिल हो रही है जो बजाय तख्लीक कायनात है, उसको मुग़ल्लज़ात बके जा रहे हैं। उसी दरबार में जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ातिमा ज़हरा आया करती थीं तो वो तशरीफ़ से अपनी खड़े हो जाते थे, वो उनकी तकरीम में खड़े हो जाते थे। वहाँ पर औरतों को गालियाँ देने की तौजीहात पेश की जा रही हैं। हमारा माशरा किस मकाम पर पहुँचा दिया गया है, पहुँच नहीं गया है, पहुँचा दिया गया है। और जिसका भी इसमें किरदार रहा है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और इस नासूर और इस मौजूदा हिजानी सूरत हाल से कैसे निपटना है, क्योंकि ये वो आग लगाई गई है हमारे मुल्क में जिसकी तपिश शायद दिहाइयों तक महसूस की जाएगी। लिटरली मुताद्दिद बार, चाहे आप बहुत ही पक्के सच्चे प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो ना हो, कल जो हुआ, अगर आप हफ्ते में एक नमाज भी पढ़ते हो, आप साल में एक नमाज भी पढ़ते हो, लेकिन हमारे वजूद का हिस्सा है ये एहतराम, ये अकीदत। आप लिटरली, मैं कह रहा हूँ, मस्जिद नबवी का अहाता तो दूर, जब आप मक्का मुकर्रमा से मस्जिद नबवी की तरफ सफ़र करना शुरू करते हैं तो आपको वो रहमतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और आपका कलेजा फट क्यों नहीं गया ये हरकतें करने से पहले उस दरबार में जहां आपको आवाज़ ऊंची करने की इजाज़त नहीं है। सच बोलें तो अब कुछ कहने को दिल भी नहीं चाह रहा। और जब ये हमने वाक़या देखा है सोशल मीडिया पे, टीवी पे भी एकदम से आ गई बात, तो वल्ला आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये चीज़ देखते ही ना लगता है कि देयर इज़ समथिंग अननेचुरल हैपनिंग इन द वर्ल्ड। कि अगर ये नौबत आ चुकी है कि वो, और हेल्पलेसनेस की फीलिंग कि दिल चाहता है कि खुद ही भाग के कुछ लोगों को चुप कराना शुरू कर दो, क्योंकि उस जगह का तो कुछ आप। और ये बात याद रखिएगा कि इमरान खान साहब, इस बात पे भी हम मुसलमान किस बात के हैं, हम नबी से मोहब्बत का इजहार और उसका दम किस बात पे भरते हैं। अगर हम आज भी मसलहतों से काम लें, इमरान खान साहब अभी चंद लम्हों पहले तक बराह रास्त खिताब कर रहे थे, उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत
नहीं की। अच्छा, साथ साथ हमारे पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है इसी इंसिडेंट के हवाले से, वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मस्जिद नबवी के वाक़े पर गिरफ्तारियों पर सऊदी अरब का पहला रद्द अमल ये है कि मस्जिद नबवी वाक़े के बाद कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। ये सऊदी सफारत खाने का ये बताना है कि कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर हिरासत की कार्रवाई की गई और ये भी सऊदी सफारत खाने की तरफ से ये खबर आई है। मस्जिद नबवी की बेहुरमती पर हिरासत में लिया गया है कुछ अफराद को। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। अली इमरान, कुछ आइडेंटिफिकेशन कुछ सामने आई किसी की? किन किन लोगों को गिरफ्तार किया गया? कितनी तादाद है इन लोगों की? जी, ये सऊदीज बहुत रेयरली रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका अपना निज़ाम बहरहाल है उस हिसाब से, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मुतालबा भी कर रही थी। गवर्नमेंट लेवल से भी मुख्तलिफ उज़रा ने मुतालबा किया था कि इसका एक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने जो कल रात गए शहर से इतलात थी कि मुख्तलिफ अफराद गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन वेरीफाई नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पहले की गिरफ्तारियां हैं, किसी और वाक़े की गिरफ्तारियां हैं। लेकिन अब सऊदी सफारत खाने ने जियो न्यूज को हमारे नाजरीन के लिए ये इत्तला दी है। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान में डिस्टर्ब हैं, अक्रॉस पाकिस्तान पाकिस्तानी इस बारे में डिस्टर्ब हैं और उनका ये कहना है सऊदीज का कि उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया डिसरिस्पेक्ट ऑफ, यानी ये जो हरम शरीफ की जो बेहुरमती हुई है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने हमारे साथ कम्युनिकेशन में। और इस पे उन्होंने कहा है कि कई अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, पाकिस्तानी गिरफ्तार किए हैं, ये भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। तादाद उन्होंने नहीं बताई है। हमारी कोशिश है कि राब्ता हो, मजीद इनकी डिटेल्स जानी जाएं कि इसको आगे किस तरह से प्रोसीड होगा और इनको क्या सजाएं दी जाएंगी। जी अच्छा, अली इमरान, ये बताइएगा कि कोई फिगर उन्होंने दी है कि कितने लोग हैं, कोई नाम दिए हैं कि कौन कौन है उनमें से, और ये बताया है कि अब करना क्या है, कि अगला लाहे अमल क्या होगा? जी, अगला लाए अमल का यकीनन उनका जो भी लीगल प्रोसेस है इस सूरत हाल में, हरम शरीफ के जो रेगुलेशंस हैं उसको सऊदीज बहुत सीरियसली लेते हैं और रेगुलेशन से ज़्यादा उसका जो एहतराम है वो सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, खुसूसन पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। जब भी आप देखिए कि पाकिस्तान में कल रात से ही एक बेचैनी की फिजा फैली हुई है और लोग जो हैं वो जिस भी सतह के लोग हैं सोसाइटी के, और इसमें पीटीआई के अपने हामी भी शामिल हैं, उनके भी दिल टूटे हुए हैं। और आई वंडर हाउ वुड दे रिएक्ट कि आप वज़ीर आज़म ने आज मस्जिद अक्सा का तस्करा किया लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना शायद भूल गए, या फिर उनके अपने ही मुबैना तौर पर उनके अपने ही दिमाग की इख्तरा हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग इसका इंदिया और इशारा दे रहे थे। शेख रशीद तो तारीखों के साथ बता रहे थे कि ये लोग कब कब जाएंगे और इनके साथ क्या क्या होगा, और क्या हुआ कल वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि वो चीकू जहांगीर साहब हैं, कोई चीकू साहब वज़ीर आज़म के दीरीना दोस्त, वो भी लाइव मंजर कशी कर रहे थे और वो भी इस टोले में, इस हुल्लड़बाजी में पेश थे। अच्छा, एक और चीज़ आपको सुनाना चाहते हैं। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली और शेख रशीद के भतीजे हैं, शेख राशिद शफीक इनका नाम है। ये बाय द वे तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये चीकू जिनकी आप बात कर रहे हैं। खैर, आगे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शेख राशिद शफीक ने ऐसे शर्मनाक अमल पर उन्होंने भी क्या कहा है, ये भी सुनने वाली बात है। उन्होंने खुशी का इजहार किया। वही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें हम खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि क्या वो कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए की ज़बानी कि ये क्या सियासी तंगनजरी है, जहनी पसमानदगी है या बेहिसी है, क्या कहें इसको, सुनिए जरा। इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग यहाँ पर आए थे और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से उनको भागने पर यहाँ पर मजबूर किया और पूरे मदीने के अंदर चोर चोर इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगे, जिससे इनको अपनी असलियत पता लगी होगी कि अल्लाह और उसके रसूल के घर में भी लोग इनको नापसंद करते हैं। और जब इंसान को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाए वो कितनी मकबूल की सतह पर, वो सबसे बेहतरीन जगह ये है जहाँ पर हर तरफ से चोर चोर और डाकू के नारे लग रहे थे। अब इशा और तरावियों का वक्त है, कोई चोर डाकू ना नमाज पढ़ने आया, ना तरावियां पे आया, ना रोजा रसूल पर सलाम पेश करने आया। और जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी चुप छुपा के अपने होटलों में बैठे हुए हैं। उस नबी के दरबार में जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा जाता है,
सिर्फ दुनिया के लिए रहमत नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। ये यहाँ खड़े होकर फतवे सादिर कर रहे हैं कि कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन गद्दार है, और इसके अलावा भी ख़वातीन को मुख्तलिफ अलक़ाबात से और मुग़ल्लज़ात से नवाजा जा रहा है। ये है इन लोगों की सोच, ये है इनका असली चेहरा। इस पर खैर हम बात क्या करें, लेकिन बेनज़ीर शाह हमारे साथ हैं और हम ज़रूर अपना दिल भी हल्का करना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। बेनज़ीर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो अपने तासुरात बताएं, क्योंकि सच बोलें तो मैं अभी यही बात कर रही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो एक ऐसा मंजर था जो हम अपनी वर्स्ट फेयर्स में भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम मुल्क से बाहर और किस मुकद्दस जगह पे, वहाँ भी हमने अपनी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ी और हमने वहाँ जहाँ आपकी सोच में भी कोई और सोच नहीं आनी चाहिए और सिर्फ इंसान को अपने लिए ही माफ़ी मांगनी चाहिए खुदा से, वहाँ आप अगले को चोर चोर के नारे मार रहे हैं। देखिए हुमा, मैंने इस पर आज एक आर्टिकल भी लिखा है जिसपे मैंने काफ़ी लोगों से बात की कि हमारे माशरे में जितनी पोलराइजेशन हो गई है या जितना माशरा तकसीम हो गया है, उसमें मैंने पीटीआई के भी कुछ सपोर्टर्स थे, उनसे भी बात की, कुछ पीटीआई के बड़े सख्त खिलाफ थे, एकेडमिक्स भी थे, और ज़्यादातर अक्सरियत की राय ये थी कि जो अभी हमारे माशरे में हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जिस किस्म की ज़बान पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासी हरीफ के खिलाफ, कि चेरी ब्लॉसम, बूट पॉलिश, नानी, डीजल, इसी किस्म की ज़बान जो होती है बाद में उनके सपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन कैंपेन्स चलाते हैं मुखालिफिन के खिलाफ। और फिर हमने देखा है कि ये अब ऑनलाइन से ऑफलाइन ये चीज़ अब जा रही है। जैसे हमने देखा कि इस्लामाबाद में मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के साथ जो हुआ, नूर आलम खान साहब के साथ हुआ, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ जो अभी हुआ है, कासिम सूरी साहब के साथ जो हुआ है, तो यही जो सेंटिमेंट है अब ये ऑनलाइन से निकल के ऑफलाइन आ रहा है। और मुझे खौफ आता है कि अगले जो हमारे इंतखाबात होंगे वो इस पोलराइज माहौल में होंगे और वो किस किस्म के होंगे और किस किस्म के हालात उस वक्त बनेंगे। अच्छा, ये इसकी मैं जिम्मेदारी पीटीआई पे इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरी एक सोशियोलॉजिस्ट है लाहौर में, उमैर जावेद साहब, उनसे भी बात हो रही थी और वो ये कहते हैं कि देखिए पीटीआई का जो पूरा इमेज है, जो पीटीआई ने अपना जो ब्रांड बनाया है, वो पूरा ब्रांड ही ये है कि हम ये जो दूसरी सियासी जमातें हैं इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी भी इनके साथ नहीं बैठेंगे। इसलिए जब पीटीआई ऑपोजिशन में भी थी तो वो यही करती थी कि हम इनके साथ कभी नहीं बैठेंगे, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये गद्दार। लेकिन बेनज़ीर जिनको डाकू कहते थे उनके साथ बैठ गए, उनको वजीर आला का उम्मीदवार बना दिया, जिनको कातिल कहते थे कराची का सबसे बड़ा, उनके साथ इल्हाक में चले गए। मतलब ये कौन से डबल स्टैंडर्ड हैं? और ये जिन अगर बनाया गया या बन गया वल्लाहु आलम, ये जिन अब बोतल से जो बाहर आ गया है और जो हमारे माशरे में और हमारी सोसाइटी पे आग लगाई जा रही है, क्या ये आग और इसकी तपिश हमें कुछ अरसा झेलनी पड़ेगी या हम कुछ बेहतरी की उम्मीद रखें 5 years प्रॉब्ली डाउन द लेन, 10 years डाउन द लेन? क्योंकि इससे पहले जो जो कुछ हुआ है हमें 2-3 दिहाइयों तक भुगतना पड़ा है उसे। देखिए, इसका एक हल अब्दुल्ला मेरे ख्याल से ये है कि बहुत जरूरी है कि पीटीआई को वापस पार्लियामान में लाया जाए, क्योंकि उससे जो ऑप्टिक्स जाएंगे वो बहुत अच्छे होंगे कि एक जो और एक पीटीआई एक हकीकत है, ये बाकी सियासी जमातों को भी अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक स्टेक होल्डर है सिस्टम में। तो उन जी बेनज़ीर, आपको आवाज आ रही है? ऑडियो पे अच्छा, ले ये लिंक डेफिनेटली हमारा डाउन है, दोबारा कोशिश करेंगे बेनज़ीर से बात करने की। लेकिन ये बात यही कर रही थी कि पार्लियामेंट में वापस लाने की इनको कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें भी खैर अगर बेनज़ीर साथ होती तो हम कह देते कि ये भी डिसीजन फ्रॉम द टॉप हुआ है। जब ये सारा मरहला और ये फैसले हो रहे थे तो तब बहुत से पीटीआई के रुकन थे जिनका ये मानना था कि शायद हमें ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, उनका ये कहना था और शुरू में कंफ्यूजन थी। बेनज़ीर, आप हमारे साथ हैं? प्लीज कंटिन्यू। जी जी, मुझे आपको आवाज आ रही है? जी जी बेनज़ीर आ रही है, बल्कि आप ही के पॉइंट को हम आगे लेके जा रहे थे कि आप कह रही थी कि इनको पार्लियामान में वापस आना चाहिए, लेकिन दिस डिसीजन वाज आल्सो मेड एट द टॉप, क्योंकि बहुत से मेंबर्स थे पीटीआई के जो चाहते थे कि हम वापस बैठे हैं, ऑपोजिशन में बैठे हैं, इस्तीफा ना दें, लेकिन ये डिसीजन भी फ्रॉम द टॉप आई कि हम बैठेंगे नहीं, बॉयकॉट टोटल। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने ये सवाल जो है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी ये पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं,
पीटीआई को पार्लियामान में वापस लाने के लिए, क्योंकि आपने अपनी पहली तकरीर में ये बात की थी कि माशरा जो है बहुत तकसीम हो गया है, हमें हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने जवाब ये दिया था कि अभी हम देख रहे हैं कि ये जो इस्तीफे हमारे पास आए हैं इसमें से कितने ऑथेंटिक हैं और कितनों को जबरदस्ती उनसे इस्तीफा दिलाया गया है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत की तरफ से भी कोई, अभी तक तो वैसे हुकूमत बहुत सब्र और तहम्मुल से इस इशू को देख रही है, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ऑलिव ब्रांच आना चाहिए पीटीआई के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुतालबा जो पीटीआई का है वो है जुडिशल कमीशन का। मेरी जाती राय ये है कि उससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा मुतालबा तो अब इंतखाब का है। मुझे लग रहा है कि वो जो जुडिशल कमीशन वाला मुतालबा थी बेनज़ीर, रिसेंट आप बयानात देखें ना तो वो पस मंजर में जाता जा रहा है, और वो खून-रेज़ी का कहकर, अनारकी फैलाने का कहकर, या पाकिस्तान के साथ खुदा न खास्ता सानेहा होने की बात करके अब सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्शन तो प्रॉब्ली अपने टाइम पे भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, ये सिर्फ उनका डिसीजन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बात तो ठीक है, लेकिन ये है कि अब हुकूमत भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि मुल्क में हालात और ख़राब हो, क्योंकि हुकूमत भी अभी नई आई है, वो भी नहीं चाहते, इसलिए उनकी तरफ से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी रिस्ट्रेंट दिखाई जा रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि अनारकी हो, केओस हो, इतना कोई मसला बन जाए कि वो हुकूमत ना कर सके। और ये खतरनाक अब्दुल्ला इसलिए भी है क्योंकि आप देखें कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और जो वोटर्स हैं उनके, वो आपका पढ़ा लिखा तबका है, वो आपकी एलीट है, वो आपकी मिडिल क्लास है, जो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आंखें बंद करके जो इमरान खान साहब कहते हैं उसको मान लेते हैं। जैसे आजकल उन्होंने बयानिया बनाया हुआ है कि एक आलमी साजिश की वजह से उनको हटाया गया, तो वो ये बात मान रहे हैं और वो भूल गए। और ये वही लोग हैं जो कुछ हफ्ते पहले इसी हुकूमत पे तनकीद करते थे, पीटीआई की हुकूमत पे, कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, जो उन्होंने वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन वो सब कुछ भूल के आंखें बंद करके वो सारे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर शाह। ये तो बहुत सारे ऐसे मामलात और ऐसे लोग हमें मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे मुलाकात करके हम भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खैर, हम ज़रा बताएंगे कि ये आग कहाँ से भड़काई जा रही थी। शेख रशीद, फवाद चौधरी, और जब अनारकी की बात करते हैं, खाना जंगी की बात करते हैं, दूसरों को ठुड्डे मारने की बात करते हैं ऑन रिकॉर्ड, और ये भी बात करते हैं कि खुदा न खास्ता खाकम बदहम पाकिस्तान के साथ कोई सानेहा हो सकता है। अगर इनकी बात ना मानी गई तो इनको कोई किसी को देखना चाहिए, मेरा ख्याल है इन्हें। अच्छा, ये सब कुछ भी बात करेंगे। हमें बहुत से मैसेजेस और ट्वीट्स आप लोगों के आ रहे हैं, और ब्रेक ले रहे हैं। अभी ब्रेक के बाद अलामा ताहिर अशरफी विल बी जॉइनिंग अस, जो कल उस वक्त के हमरा मदीना मुनव्वरा में मौजूद भी थे। वेलकम बैक। सरज़मीन मुक़द्दस पर जो कुछ हुआ, गुलगपाड़ा हुआ, ये मुबैना तौर पर एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा हो सकता है। इमरान खान के चाहने वाले जिस तरह यूके से पहुँचे और जिस तरह से पीटीआई के कुछ और रहनुमा वहाँ पहुँचे, इसकी तहकीकात करने की भी ज़रूरत है। और जिस तरह मामला इस नहज पर पहुँचा, इस पर भी ज़रा गौर कर लीजिए किस तरह से लोगों की जहन साजी की जाती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनके कुछ साथियों के बयानात आपकी नज़र करना चाहते हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि नूर आलम अपने हलके में आए और वोट मांगे लोगों से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी जिधर जिधर ये लौटे जाएंगे वोट मांगने के लिए, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इनके लोग, इनकी अवाम इनसे क्या करेगी, मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। शोबाज 12-12 रुपए मकसूद पड़ासी से लेगा, उसको कोई किस तरह इज्जत देगा? कोई उसको इज्जत देगा? कोई उसको इज्जत देगा? और 27 और 28 तारीख को हरम में भी जाके देख ले लोग इसके साथ क्या सलूक करते हैं। मक्का मदीना जो है, वहां जाने से चोरी जो है वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में
आई मीन इसको तो टोटल इंस्टिगेशन कहते हैं। ये जो कह रहे हैं ये तो आइडियाज़ दे रहे हैं कि कोई आपके बच्चों से शादियां नहीं करेगा, फिर आपके साथ स्कूलों में ही होगा, पाकिस्तान के जिस कोने में भी जाएंगे, मुल्क के इससे बाहर भी कहीं जाएंगे। ये तो इंस्ट्रक्शंस हैं ऑलमोस्ट। और ये हम साहब ने तो मदीना मुनव्वरा और हरम पाक का तस्करा करते जिक्र भी कर दिया कि कल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, फवाद चौधरी, जिस वाकया हो रहा था या अभी हुआ ही था, उस वक्त एक टीवी चैनल पे बैठ के क्या फरमा रहे थे वो भी जरा गौर करिए, सुनते जाइए और पहचानते जाइए। ये जो मामला है कि जिसमें लग रहा है वाज़े है कि ये एक फॉरेन गवर्नमेंट की माँ के ऊपर पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए हैं, लोगों को इनकी शक्लों से नफरत है। मुझे नहीं पता कि ये कितना एहसास है इनमें, और ये जो इसमें का सेटअप है उसमें ये एहसास है कि लोगों को उनकी शक्लों से नफरत है या कितना है, इसकी मुझे एक्सटेंड नहीं पता। लेकिन आज जब वो मस्जिद नबवी में गए हैं तो उनको एहसास हो गया होगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की आंखों में इस वक्त एक नफरत है इस पूरे इस निज़ाम के लिए और उन लोगों के लिए जो इस निज़ाम का हिस्सा है। मतलब आप वाई आर यू पुटिंग वर्ड्स इन पीपल्स माउथ? ये आप देख रहे हैं, आपकी आंखों में नफरत है और लोगों ने क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा। आप वी शुड बी जजिंग दोज पीपल राइट नाउ कि वो लोग कहाँ हैं, जो किस जगह पे बैठे हुए, किस काम के लिए आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं और किस तरफ मुड़ गए हैं किसके कहने पे। तो ये सारी चीजें हैं जो देखनी चाहिए। अभी तो हमारे पास और भी आपको ये मुकम्मल कामिल ईमान है इस बात का कि आपके लिए लोगों की आंखों में मोहब्बत है? ये भी ना, ये आप किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं जहां आप यू सी नो रॉन्ग इन योरसेल्फ। अच्छा जी, ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक दो और भी हमारे पास साउंड बाइट्स हैं। कल फैसल वाउडा साहब भी एक चैनल पे बैठे हुए कुछ दिन पहले का, लेकिन वो हम एक्चुअली आपको इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तो ऐसी बात कर दी उन्होंने कि हम वाकई उसको तो सुना ही नहीं सकते कि शायद उन्हीं के पीछे ना लोग पड़ जाएं। उसके बाद एक और चीज़, बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड यस्टरडे, तो पाकिस्तान में भी एक दो आज आपको पता है कि जुमे की नमाज थी और वहाँ मौलवी ने कुछ फतवे में नहीं अपने खुतबे में कुछ कहा, कल के वाक़े की मजम्मत अभी तो वो स्टार्ट ही हुए थे कि सपोर्टर्स जो हैं वो एक पार्टी के उन्होंने घेरा डाल दिया। कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें जो हैं ये इंस्टिगेट करने वाली हैं, आग लगाई जा रही है। अच्छा जी, अल्लामा ताहिर अशरफी, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कल जो हुआ इंतहाई काबिल मसम्मत है, आप वहाँ मौजूद थे, आप तक रिपोर्ट्स भी पहुँची होंगी, क्या हुआ? कुछ बहुत ज़्यादा लोग थे, एक मखसूस टोला था, एग्जैक्टली कौन सी जगह थी? प्लीज़ हमसे कुछ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो शेयर करें अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कल जो कुछ हुआ है मस्जिद नबवी के बाहर, मस्जिद नबवी के अंदर, बहुत अफसोसनाक है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं। मियां शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान की पार्लिमान ने उनको वजीर आजम मुंतखब किया है। वो सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मदीना मुनव्वरा कल पहुंचे। उनका मदीना मुनव्वरा के गवर्नर जो हैं उन्होंने इस्तकबाल किया। उसके बाद वो अफ्तार के लिए और मगरिब की नमाज के लिए होटल से जब निकले तो 2-3 जगह के ऊपर चंद टोलियां, जिसे आप कह लें, जो पहले से लगता है प्लांट की गई थी, वो खड़े थे और उन्होंने नजेबा नारेबाजी शुरू की। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि जब गुंबद खिजरा के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक के सामने पहुंचे तो वहां भी ये सिलसिला शुरू था और बद तहजीबी और बदतमीजी। फिर आपने देखा कि मुहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ, शाहजेन बुगटी साहब के साथ, इसी तरह जब वापसी हुई तो ये एक लगता है ऐसा है कि जैसे प्री प्लान एक सारा मंसूबा था। हम तारीख में हमने इस तरह की कोई चीज नहीं देखी जिस तरह यहाँ पर ये वाकया हम देखा है और देखने में आया है। अलामा साहब आप सही कह रहे हैं क्योंकि ये प्री प्लान कुछ ऐसी बातें अब निकल रही हैं कि लग रहा है जैसे इसको प्लान किया हुआ था। अच्छा, ये बताइएगा, जो कुछ सामने आ रहा है बड़ी हद तक वाज़े है कि ये सब तहरीक इंसाफ क़यादत की इश्तियाल अंगेज़ी का शाखसाना है। तो आप इमरान खान के बड़े करीबी साथी भी रहे हैं, आपने कभी समझाया नहीं उन्हें कि ये मामलात इस हद तक वो क्यों लेके जा रहे हैं? बिल्कुल ये बात वाजे है। और मैं, आपने कहा कि मैं खान साहब, बिल्कुल मैं खान साहब का कोई 15-16 माह उनके साथ बतौर नुमाइंदा खसूसी मैंने काम किया है। उससे पहले वो लाजमी बात है कि एक
ताल्लुकात, लेकिन बार बार ये ऑन रिकॉर्ड पर है और बहुत सारे साथी बता सकते हैं कि मैं हमेशा खान साहब से यही गुजारिश करता था कि ये जो हमारा शिद्दत पसंदाना रवैया है, जैसे वो मौलाना का नाम जो है वो बदलते थे, और ये हमें नहीं करना चाहिए। और इस पर मैं अपनी बात भी करता था, और बल्कि ये हमारी कोशिश थी कि हम रवादारी की तरफ जाएं, अदम तशद्दुद की तरफ जाएं। लेकिन कल के वाक़े ने तो हर एक शख्स को दुखी किया है। मैं समझता हूं अब भी इमरान खान साहब को खुद इस पर सोचना चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अलामा साहब। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। वैसे ही आपको पता है हमें मुतअद्दिद पैगामात आ रहे हैं, यकजहती के पैगामात आ रहे हैं, और बहुत से उन लोगों की तरफ से पैगामात आ रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, और वो लोग भी बड़े गमगीन हैं, अफसुर्दा हैं, और इस बात पे और ज़्यादा नाला हैं कि इमरान खान साहब अब से चंद लम्हों कबल ही अपने कारकुनों से खिताब कर रहे थे और उन्होंने ट्वीट भी की और मस्जिद अक्सा का जिक्र करना उन्हें याद रहा, लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करना शायद भूल गए या चाहते नहीं है तस्करा करना। मतलब थोड़ा सा कंडेम कर दे, कोई मैसेज चला जाए आपकी तरफ कल से जो भी। हुआ उस पर हमें याद रखना चाहिए कि वो पाक शहर है जिसमें शिकार करना, परिंदे पकड़ना, दरख्त काटने की भी इजाज़त नहीं है। सो हम यहाँ पर औरतों के साथ गालम गलोच कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। वेलकम बैक जी। कराची में हुआ था धमाका, आपको याद है, उसकी तहकीकात जारी हैं। लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया है। धमाके वाले दिन एक्चुअली क्या हुआ था, वो जो सुसाइड बॉम्बर थी उससे पहले कितनी दफ़ा विज़िट कर चुकी है, उसकी साथी या उसका साथी कौन था, कौन नहीं था, कहाँ कहाँ तक उसको CCTV कैमरा ने कैप्चर किया है, ये तमाम बातें हमें बताएंगे हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं तला हाशमी। तला, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब बताइए हमें, हमारे पास तो वही फुटेज थी लास्ट जिसपे वो खड़ी हुई है, वेट कर रही है, धमाके से अपने आप को उड़ा देती है, उसके अलावा क्या कुछ मंजर आम पर आया? ठीक है, शुरू करें। धमाके से 2 रोज़ पहले जो है वो अपनी एक वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करती है। उसके बाद धमाके के एक दिन पहले, ये वो वीडियो है जो कि आप देख रहे हैं, ये धमाके से 1 रोज़ पहले वहाँ पे पहुँचती है खातून, जो ये 1 रोज़ पहले की फुटेज है, और ये 1 रोज़ पहले की फुटेज ये देखी जा सकती है। एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं, ये वहाँ पे पहुँचती है और ये ठीक वही वक्त है जो इसने अगले दिन धमाका किया। अच्छा, ये बैग इसने बस्ता बांधा हुआ है कमर के ऊपर? जी बिल्कुल, ये बैग पैक था जिसमें इसने कैरी किया है। अब आप देखें कि ठीक वही वक्त है, 2:09, और ये वही वक्त है जब ये गाड़ी आती थी। और ये वही वैन है? जी, ये वही वैन है। 2 वैन्स इसमें यूज़ होती थी, एक ये है और एक और वैन है। अब जो तहकीकाती इदारे समझते हैं और वो दे थोट, और उन्होंने ये समझा कि इसका जो टारगेट था वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर थे वो इसके टारगेट थे। उस दिन वो डायरेक्टर नहीं आए, तो उनको लगता है कि उस दिन इसने ब्लास्ट इस वजह से नहीं किया क्योंकि वो डायरेक्टर गाड़ी में मौजूद नहीं थे, क्योंकि इसमें देखा जा सकता है कि ये वहाँ पर खड़ी हुई है और इसमें जो है वो इसने गाड़ी में झांक कर देखा है, और चूंकि वो नहीं थे वहाँ पे तो इसने वो नहीं किया, और फिर उसके बाद ये वहाँ से चली गई। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये उसके बाद ये वहाँ से चली जाती है, ये धमाका नहीं करती है, और इसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि शरी बलोच और एलियस ब्रामिश है जो कि वहाँ पे जिसने ये कैरी किया, और ये बैग पैक इसके साथ यहीं पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे पे आएँ जिस दिन धमाका होता है, तो धमाका जहाँ पे होता है तो ये सिल्वर जुबली गेट से दाखिल होती है, और सिल्वर जुबली गेट से जब ये दाखिल होती है तो इसकी फुटेज ये देखी जा सकती है कि ये सिल्वर जुबली गेट से एक मशकूक गाड़ी है जो कि उसको लेके, ऐसा लगता है तहकीकाती इदारों को कि वो इसको कैरी करें और इसको स्कॉट करते हुए लेके गए, क्योंकि ये गाड़ी जिस तरह आगे बढ़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि ये उस रिक्शे को स्कॉट करें जिस रिक्शे में बैठी हुई है। जी, ये रिक्शे में बैठी हुई है, रिक्शे में बैग पैक जो है उसके साथ ही है। अब एक और इसमें जो बहुत अहम इसमें जो कैरेक्टर है वो उस खातून का है जो कि लास्ट मिनट हैंडलर थी। यानी ये सेकंड एक और खातून की, जी एक और खातून थी, वो लास्ट मिनट हैंडलर जो है। अब वो रिक्शे में ये जैसे जैसे आगे आती है तो मैं ये गुजारिश करूंगा अपने PCR स्टाफ से कि वो दिखाएं हमारे प्रोड्यूसर्स कि वो जब गाड़ी जैसी वो दाखिल होती है, ये आगे की वीडियो है जब वो बैठ के जा रही है, जो कि लास्ट मिनट हैंडलर है, वो उसमें बैठ कर गई है इस बस में। लेकिन जब वो दाखिल होती है शरीफ बलोच, तो जब वो उस यूनिवर्सिटी
मर्सिडीज दाखिल होती है गेट से तो ये गाड़ी है, और ये गाड़ी इसके आगे आगे चल रही होती है, और ये गाड़ी आगे आगे जहाँ जहाँ तक कैमरे ने कवर किए गाड़ी आगे है, फिर ये जहाँ पे वो मुड़ती है IB इंस्टीट्यूट के साथ ही जो रास्ता आगे जा रहा है जो कि कन्फ्यूशंस के बिल्कुल साथ रास्ता है, वहाँ से पहले ये गाड़ी गायब हो जाती है। अब इसमें जो तहकीकाती इदारे हैं वो समझते हैं कि मशकूक कार इसको करार दिया गया है, और कहा जाता है कि मुमकिन तौर पर इसमें इनके हैंडलर्स हो सकते हैं। अब ये जब वहाँ पहुँचती है तो पहुँचने के बाद ये जो खातून है ये लास्ट मिनट हैंडलर है जो कि दिख रही है। अब ये वहाँ पे पहुँचती है, सुसाइड बॉम्बर नहीं है, ये सुसाइड बॉम्बर नहीं है। अब मैं ये कहूँगा कि जब वो रिक्शे में आने वाली फुटेज है, अगर वो रिक्शे में आने वाली फुटेज जो कि हमने उसी दिन रात में ब्रेक की थी, तो वो जब ये आती है तो उसके बाद जो ये मिलते हैं व्हेन दे मेट ईच अदर, तो ये इसके पास सुसाइडर के पास एक मोबाइल फ़ोन होता है जो कि इसको इसीलिए दिया गया होता है इसी काम के लिए। वो मोबाइल फ़ोन उसके हवाले करती है जो कि लास्ट मिनट हैंडलर है, और लास्ट मिनट हैंडलर के हवाले करने के बाद जो हम देख रहे हैं कि वो मोबाइल फ़ोन पर अपनी बात करते हुए जा रही है, तो मुमकिन तौर पे ये वही मोबाइल फ़ोन है जो कि शरीफ बलोच के दिया गया था और इसी काम के ये मैं आपको जो बता रहा था कि जब वो रिक्शे में आती है तो रिक्शे में जैसे ही आती है तो एक तरफ चली जाती है, और वो जो खातून खड़ी हुई है इसकी जो हैंडलर है लास्ट मिनट, वो उसके पास जाती है, और जो मोबाइल फ़ोन है वो शरीफ बलोच के पास ही होता है जो कि इससे अब तक इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। और इसमें इन्होंने कुछ प्लानिंग इस तरह की थी कि वो मोबाइल फ़ोन ये खातून इससे ले लेती हैं जो कि लास्ट मिनट हैंडलर है। ये जब यहाँ पे जाती हैं तो खुद ये जो इसे देने देखिएगा कि अगर हम ये फुटेज ज़ाहिर है वो इतना वाज़े इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो तहकीकाती इदारे हैं जिनकी तहकीक अभी तक हुई है वो मोबाइल फ़ोन इसे देती है, और मोबाइल फ़ोन देने के बाद जब उसके हैंड ओवर करती है तो वो मोबाइल फ़ोन जो वाइट स्कार्फ वाली खातून है वो वाइट स्कार्फ वाली खातून वो मोबाइल फ़ोन लेकर IBA गेट की जानिब चले जाती है, और ये उसी मकाम पर आके खड़ी हो जाती है जहाँ पर इसने धमाका किया। उसके बाद ये जो व्हाइट स्कार्फ वाली खातून, सॉरी ये पहले से कैंपस में मौजूद है? जी बिल्कुल, ये पहले से कैंपस में मौजूद थी, इसका इंतजार कर रही थी, और देखें वो उससे मोबाइल फ़ोन लेती है, लेने के बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है और फिर उसको वहाँ पे भेज देती है। ये बैकपैक में ही इसने ये एक्सप्लोजिव कैरी किया, और इस एक्सप्लोजिव को जो तहकीकाती इदारे बिलीव करते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ये इसको ये जब रवाना हुई थी अपने दिल्ली कॉलोनी वाले घर से रवाना हुई थी, वहाँ पे फ्लैट है उसमें रह रही थी, वहाँ से रवाना हुई रिक्शे में, तो ये दे डू बिलीव इन्वेस्टिगेटर्स के इसको बीच में ही कहीं ये जो एक्सप्लोजिव है ये हैंड ओवर किया बीच में हैंड ओवर किया गया। उसके बाद जब ये देखें कि जब ये आती है गाड़ी और ये अपने आप को टेल करती है, इससे पता होता है कि वो जो बेसिकली जो तहकीकातियों का वो समझते हैं कि जो डायरेक्टर थे वो इसका निशाना था, क्योंकि उस दिन इसने धमाका इस वजह से नहीं किया क्योंकि डायरेक्टर उसमें मौजूद नहीं थे। इस दिन डायरेक्टर इसमें मौजूद थे कन्फ्यूज इंस्टीट्यूट के, इसे देख लिया था, इसको मालूम था, इसने धमाका किया, या पीछे किसी ने देख के कंफर्म कर दिया होगा। जी बिल्कुल कि उसमें आ रहा है। जी बिल्कुल कि उसने धमाका किया। अब ये जो एक्सप्लोजिव था ये हम इसे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव कहते हैं, ये TNT भी हो सकता है, ये C4 भी हो सकता है, मुख्तलिफ आ रहा है। इसमें इस एक्सप्लोजिव में जो गाड़ी में आग लगी, गाड़ी में आग इस वजह से लगी क्योंकि इस एक्सप्लोजिव में फास्फोरस डाला हुआ था, और फास्फोरस को मिलाया इस वजह से गया था कि जो आग हमने देखी कि इतनी तेज़ी से लगी और पूरी गाड़ी को उसने जला दिया, तो फास्फोरस इस वजह से इस्तेमाल होता है कि वो फौरी तौर पे जब उस पर ऑक्सीजन पड़ती है तो वो जलने लग जाता है, तो जलने लग जाता है तो पूरी गाड़ी जो है वो जल के बिल्कुल तबाह, यानी मेकिंग श्योर कि उनका काम पूरा हो। उसके बाद ये जो है उसके बाद जब इसके घर पर छापा मारा गया, अब इसमें दो चीज़ें थी, इसके जब ये मुख्तलिफ मकामात पर रहती थी, जो गुलिस्तान जौहर वाला फ्लैट है ये वह मार्च तक रही है और अपने शौहर के साथ वहाँ पे रही है, हैफ्तार के साथ, और जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस अब तक की रिवील करती हैं वो ये रिवील करती हैं कि वहाँ पे कॉरिडोर था एंड दे यूज्ड टू सिट देयर फॉर आवर्स, घंटों बैठे रहते थे, बात करते थे। वहीं पर एक करीबी एक स्कूल था जहाँ पे से अपनी बेटी का एडमिशन कराया था, बट 6 माह तक उसको वहाँ पे फ़ीस नहीं दी, तो वो स्कूल ने उसकी बेटी को वहाँ पे निकाल दिया था। उसके बाद अच्छा इसमें एक और चीज़ है, ये मार्च दे मूव्ड फ्रॉम देयर इन मार्च। उसके बाद ये चले गए थे मुख्तलिफ जगहों पे, इन्होंने किराए पे लिया और ये फिर दिल्ली कॉलोनी के पास एक फ़्लैट है वहाँ पे चले गए और उसी दिन ये वहाँ से आए। दिल्ली कॉलोनी में जब रेड किया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तो उनको कुछ बुक्स मिली और वो मुख्तलिफ बुक्स थी जो कि उन्होंने वहाँ से रिकवर की, और उसके बाद जो है वो उस पर मज़ीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो इसका शौहर है हैफ्तार, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो फ़रार हो गया है
और उसको बताया जा रहा है कि वो मेन एक्यूज है, वो हैंडलर भी हो सकता है इसका, मास्टरमाइंड भी हो सकता है। ऑब्वियसली उसको तो पता ही है जी कि क्या बिल्कुल, हो वो रहा है। BSO आज़ाद का सदर भी रह चुका है बलूचिस्तान में। और ये जो थी, इसने भी BSO, जब ये क्वेटा यूनिवर्सिटी में थी तो शी जॉइंट BSO, और 2 साल से ये उसमें थी, इस ट्रांस में थी कि इसने अपने आप को पेश किया था कि वो जो है वो उससे सेटर बनने की कोशिश की, तो ये फिर यहाँ पे आई और फिर इसने यहाँ पे ये किया। चले, लेट्स सी, दैट वाज क्वाइट एन इन्फॉर्मेशन तलहा, थैंक यू। आपने तमाम चीज़ें हमें तफसील से समझाई, पूरी एक स्टोरी की तरह ना, आपके कौन किधर गया, किस तरह हुआ, अब थोड़ी सी बात समझ आना शुरू होगी। इसके बारे में सोचें हम, छोटी सी We need time to process this information as well. Break के बाद मिलते हैं। Thank you. वेलकम बैक। वी आर गोइंग टू चेंज द मूड हेयर अ बिट, क्योंकि बहुत सी हमारी ज़रा हार्ड किस्म की बातें हो गई हैं। आज हम बात करेंगे जी मेक अ विश फाउंडेशन की, और इस फाउंडेशन का काम कुछ अलग है। आपको पता है रोज़ हम आपको कुछ ना कुछ फाउंडेशन बताते हैं जहां आप अपनी डोनेशंस जो हैं दे सकते हैं टू मेक दोज फाउंडेशंस रन। तो ये मेक अ विश फाउंडेशन है, इसका काम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, मुश्किल भी है एक्चुअली। मोहलिक बीमारियों में मुब्तला बच्चों को ये मौका देते हैं जो अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश, कोई भी विश हो उनकी, उसको पूरा करने की। अब ये विश कुछ भी हो सकती है, बाय द वे इसमें आप एक दिन के लिए फ़ौजी भी बन सकते हैं, किसी फेवरेट स्टार से भी मिलना है, बहुत सी विशेज़ हैं बच्चों की जो अभी हम पूछेंगे, तो इसके बारे में हमने बात करनी है। और हमें ज्वाइन किया है इश्तियाक बेग साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट मेक अ विश फाउंडेशन है और हमारे शो पे काफ़ी आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू आवर शो इश्तियाक बेग साहब। ये ज़रूर हम पूछना चाहेंगे, बहुत बार हम बच्चों से मिले हैं, बड़ी ज़बरदस्त, बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिशें पूरी भी की जाती हैं। ये कौन सी ख्वाहिशें हैं जो पूरी हो सकती हैं, और क्या ऐसी बातें बच्चे कर जाते हैं कभी कभार कि जो मुश्किल हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ख्वाहिश तो ख्वाहिश है। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग योर शो। और जियो ने हमेशा मेक अ विश को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बहुत सपोर्ट किया है। जैसे आपको पता है कि एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया की 55 कंट्रीज़ में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज में मुब्तला होते हैं, टर्मिनल इल होते हैं, उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश है वो पूरी करता है। और जब से हमने इसको 13 ईयर्स हो गए शुरू किया था, अब तक कोई 15,000 हम विशेज़ को पूरा कर चुके हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते वक्त उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी वो पूरी होने की थी। अच्छा हुमा, ये इतनी बड़ी फाउंडेशन है कि अगर आज मेरा कोई बच्चा ये कहता है कि उसे अमेरिका के सदर से मिलना है, तो इट विल बी पॉसिबल इन 1 मंथ, ये हो जाएगा पॉसिबल। और हमारी भी काफ़ी यूनिक विशेज़ आई बच्चों की, जैसे जॉन सेना से मिलना है जो WWE का था, उनसे हमारी बात हुई तो मैं उस बच्चे को लेके गया, और जॉन सेना ने ना सिर्फ उनसे मिला, बड़ी उसकी तारीफ़ भी की, अपनी एक फ़ाइट थी वो भी उसको दिखाई, मलाला यूसुफ़ज़ई से मिले, सलमान खान से 3 बच्चे जो थे वो मिले, और बहुत सारी इस तरह की हैं। और ज़्यादातर विशेज़ जो होती हैं वो ये है टू बी फ़ौजी, नेवी में भी एक बच्ची गई, और ये बहुत सारी, कोई भी आप विश लें हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। मतलब आप लोग शॉक नहीं होते या कोई वो नहीं होते इंटिमिडेट कि अब क्या करें? उम्र पे गए हुए हैं, उम्र पे बड़े बच्चे गए हुए हैं हमारे। और अभी कुछ अर्से पहले एक बड़ी यूनिक विश आई थी, एक बच्ची वो टीवी देखती थी तो बोलेंगी कि मुझे डिज्नी फ्रोज़न थीम के ऊपर अपना बेडरूम चाहिए, तो वो पूरा डिज्नी फ्रोज़न के ऊपर जो उसका रूम जो था वो बना के उसको दिया गया। और इसके अलावा टू हैव सम मटेरियल विशेस, यू नो, मीन्स टू हैव समथिंग लाइक लैपटॉप, ये मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ हुमा, हमारे यहाँ डिस्पैरिटी इतनी है, कई विशेज़ ऐसी आती हैं टू हैव ए डॉल, और आप यकीन करें कि जब हम उनको वो विश, उसकी आखिरी विश होती है, पता लगा कि बच्ची की बीमारी इज़ ए वेरी एडवांस स्टेज, और बाप कैन नॉट अफोर्ड ए डॉल इन ए डॉल हाउस, और जब हम उसको देते हैं तो बाप रोना शुरू कर देता है। बच्ची तो खैर वो खुश होती है, कहता है रोज़ाना मुझसे पूछती है। और हमारी इतनी डिस्पैरिटी है कि बड़े बड़े घरों के अंदर पूरे पूरे रूम जो हैं खिलौनों से भरे हैं, एंड एक बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो रही है। तो हमें ये है कि जब हम अपने बच्चों की विशेस को पूरा करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, थोड़ा सा हमें उन बच्चों की तरफ भी तवज्जो देना चाहिए जो एक छोटी छोटी ख्वाहिशात का इंतजार कर रहे हैं। आपकी इस बात ने ना लिटरली हिला के रखती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्योंकि आप जब हम आपसे मिलते हैं और इतना हमारा पिछले कुछ सालों में मुलाकात हुई है आपसे मेक अ विश फाउंडेशन से, हम बहुत ही कोई भारी भरकम कोई बड़ी विश सोचते हैं और सोचते हैं कि बच्चा भी वही कहेगा, लेकिन आपने तो हमें नहीं हैरान कर विश नॉट 1 or 2, मे बी अभी तक कोई 50-60 विशेस,
और अभी रिसेंटली हमने रमज़ान में कुछ विशेष हमारे पास आई टू हैव रमज़ान के हमें कपड़े चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, ये लगानी है। हम ये सोचते हैं कि ईद आ रही है तो हमने अपने बच्चों की शॉपिंग कर ली और बहुत खुश हो गए। कई बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं नए कपड़ों का। तो मेरी आपके फोरम से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा जब अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जो हमारी वेबसाइट है www.makeawish.org.pk। इस पे वो विशेज़ हैं बच्चे जो अपने इंतज़ार कर रहे हैं। आपको कोई विश आपको टच करती है, आप उसको अडॉप्ट करें। आप उस विश के आगे उसका अमाउंट पे लिखा हुआ है पिक्सर? नहीं, वो आइटम लिखा हुआ है जो, बट दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। यानी जो कर सकता है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें। यानी अगर आप कम अफोर्ड कर सकते हैं, स्टार्टेड फ्रॉम यू एंड द अदर विल अडॉप्ट इट टू। तो उसमें ये हो रहा है कि आप यकीन करें, अल्लाह ये कहता है कि तुम मेरे बंदों को खुशियाँ दो, मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी लेके आऊँगा। बिल्कुल। और हुमा, ये मेरा यकीन है अपना। मैं आपको एक वाक़या बतलाना चाहता हूँ कि लोग अक्सर मुझसे कहते थे कि तुम बच्चों की विशेष पूरी करते हो, आपकी विश क्या हुई। कुछ साल पहले मुझे सऊदी गवर्नमेंट ने बुलाया कि हम गुस्ले काबा में आपको हम इनवाइट किया एज ए गेस्ट, और मैं 45 मिनट्स मैंने गुस्ले काबा में इनसाइड काबा गुजारे। जो ऐसी विश है कि अगर कोई अरब पति भी है तो वो भी जाके ये विश उसकी पूरी नहीं हो सकती। आप यकीन करें, ये मेरा बिलीव है कि आप इन बच्चों के खुशियाँ लाएं, अल्लाह मियाँ आपको खुशियाँ को देगा और आपको नजर आएंगे कि हाँ मैं खुश। सर्टनली। और इसके लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी ख्वाहिशात इन बच्चों की गुर्बत का वो लेवल है कि हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब एक गाड़ी, एक खिलौना, मामूली सा खिलौना जो आप अपने बच्चों को गाड़ी में बैठे बैठे सिग्नल पर ले देते हैं, वो ये बच्चे, वो ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेक अ विश फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, कोई भी विश आप अडॉप्ट करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डोनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। कीप डूइंग दैट। थैंक यू बेग साहब। थैंक यू सो मच बेग साहब। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। वो करते रहिए। बहुत शुक्रिया। एंड आल्सो वी आर टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। गर्मी में ख़राब होने वाली टर्म तो आपने सुनी होगी। इस वक्त पूरा लाहौर जो है ना गर्मी में ख़राब सड़ गया है। मतलब, और लाहौर क्या, कराची में भी हीट वेव की सूरत हाल है, लेकिन लाहौर में सितम ज़रीफ़ी ये हो रही है, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों और देहात में भी, कि लाइट नहीं आ रही है। सो कल है या कल ही होगी, नहीं अभी यकम में है। इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई है कि पीपल आर एक्चुअली फॉलिंग सिक बिकॉज ऑफ इट। आपको पता है कि मेरी अम्मी इतनी बुरी तरह बीमार हुई हुई हैं आजकल लाहौर में। कहती हैं कि इतनी लोड शेडिंग, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, यूपीएस को चार्ज करने का टाइम नहीं मिलता, मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं है, मोबाइल फोन चार्ज नहीं हो रहा, इतना बुरा हाल है। समथिंग हैज़ टू बी डन। क्या किया जा सकता है? कुछ क्या किया जा सकता है? मुल्क में लोड शेडिंग बेकाबू हो रही है। रमज़ान की मुबारक सातों में बिजली की तवील बंदिश ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। घर और कारोबार अंधेरे में डूबे हुए हैं। दर्जी कपड़े नहीं दे रहे हैं। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में आधा आधा दिन एक्चुअली लिटरली लोड शेडिंग हो रही है। कराची में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। देहात का पूछिए ही मत। मुल्क का कोई हिस्सा बेसिकली ऐसा नहीं है जो बिजली के इस बहरान से बचा हुआ हो। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने उम्मीद दिलाई कि 10 रोज़ में लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा। इस लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी। सबसे पहले गैस अवेलेबल होगी, जो हम गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन वो तवक्को है। फिर फर्नेस ऑयल अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी जो इस वक्त कैपेसिटी बंद है वो 1 मई से बतदरीज उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये कोई करियाने का सौदा नहीं है जिसे मैं जाकर ख़रीद लूँ। ये मुमकिन होता कि फौरी तौर पर RLNG हासिल कर ली जाए। अगर ये मुमकिन होता कि फौरी तौर पर जो है फर्नेस ऑयल अवेलेबल हो और उसके लिए वसाइल भी मुहैया होते, तो आज मुल्क में ये लोड शेडिंग ना हो। अच्छा जी, इसी पे बात भी करेंगे। वैसे अब्दुल्ला, आई कांट बिलीव कि आपने दर्जी का भी जिक्र बीच में कर लाइट नहीं आएगी तो दर्जी कपड़े कैसे और भी 1000 चीजें जो रुकी हुई हैं, उसकी वजह से दर्जी क्यों आपको आपकी फेवरेट में याद रहा? ठीक ठाक सीरियस सिचुएशन होती है, आपको पता है, दर्जी का कपड़े ना देना। बाय द वे, शेख रशीद अहमद का बयान आया और वो हम शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमारे मेहमान हमारा हाशिम नोतज़ई, स्टेट मिनिस्टर फॉर एनर्जी, हमारे साथ हैं। हाशिम साहब, सबसे पहले तो यही बताएं कि इस वक्त मुल्क भर में जिस तरह की लोड शेडिंग हो रही है, मतलब ये एक कयामत का समा है, इतनी बुरी लोड शेडिंग है, तो लोग तो पनाह मांग रहे हैं इससे। आपको अब तक वजह क्या समझ आ रही है कि हालात ये पैदा होने की क्या वजह है, क्या हो रहा है? जी, आप वजह फरमाएं। मुल्क में जो लोड शेडिंग है ना,
पूरे मुल्क में तकरीबन कई 10 घंटे 12 घंटे के लोग पूरा मुल्क में हो रहा है। आवाम के ऊपर यकीन हम समझते हैं, आवाम के ऊपर एक बोझ है, लेकिन ये देखना है कि इस लोड शेडिंग के वजूहत क्या हैं, के पीछे क्या वजूहत हैं कि इतना यानी बड़म लोड शेडिंग आ गया। तो इसकी मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसकी जो वजूहत है ना, एक तो ये कि जो LNG की तरफ से जो हदम में फराहमी फ्यूल है वो तकरीबन 1-2 महीने से मतलब ये फ्यूल फराहमी हो रहा है, और कुछ टेक्निकली जो फॉल्ट है तो इनकी वजह से तकरीबन कोई 2,500 के लगभग जो शॉर्ट फॉल आ रहा है, इसकी वजह से जो लोड शेडिंग है इसका जो दौरानिया ज्यादा है। आज मैंने और मिनिस्टर साहब और साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस हमने वहाँ पे सारी चीज़ें फैक्ट एंड फिगर मीडिया के सामने रखे, और हमने अपना मैसेज आवाम तक कन्वे किया कि इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि तकरीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ये जो फ्यूल की फराहमी मुमकिन होगी, और कुछ टेक्निकली तौर पर जो फॉल्ट हैं कोशिश करते हैं उस टेक्निकली फॉल्ट को दूर करें और फ्यूल की जो आदम फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए। सर, ये शॉर्ट टर्म मसले और लॉन्ग टर्म तो आपको पता ही है। पहले तो ऐसा लगता था कि बिजली ज़्यादा है और डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम नहीं है, अब तो बिजली ही नहीं है। पिछली हुकूमत तो ये कहती थी, लेकिन सर्टनली अब तो जिम्मेदारी आपकी ही है। सो ये मसाइल ख़त्म हो और दोबारा पैदा भी ना हो, और एक्चुअली लॉन्ग टर्म मसले हमारे हल हो सकें, और सस्ती और मयारी तो क्या ही होनी है, सस्ती बिजली हम सबको मिल सके। इसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है, या आप ही काम करेंगे, या बस आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके अगले इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो काम करेगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो ब्रीफिंग दिया था वहाँ के काबिने में, उसके बाद हमने महकमे भी ब्रीफिंग दिया था। तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इंशाल्लाह सोचेंगे, जो भी इंशाल्लाह प्लानिंग हुआ इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ के सरबराही में और काबीना में इन चीज़ों को इंशाल्लाह डिस्कशन में ले आएंगे, सारी चीज़ों को देख लेंगे। जो टेक्निकली फॉल्ट है उनके लिए भी सोचेंगे, जो हमारा शॉर्ट फॉल जिस हिसाब से आ रहा है, जो फील्ड की अदम फराहमी, ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह देख लेंगे। तो सारे दस हम कोशिश करते हैं जो इस वक्त जो मुल्क में जो लोड शेडिंग का जो दौरानी है 10 से 12 घंटा, कोशिश करते हैं इसको कम से कम यानी रेशियो पे लाया जाए। और रहा जो लॉन्ग टर्म की जो आप कह रहे हैं कि प्लानिंग है, वो ज़रूर इंशाल्लाह मियां शहबाज शरीफ के सरबराही में तो सोचेंगे, इसके ऊपर इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे और फिर इन चीज़ को काबीने में लाएंगे, ओवरऑल काबीने में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आवाम को जल्द से जल्द इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए और लोड शेडिंग से निजात दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुँचा दें। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट मिनिस्टर थे हाशिम साहब हमारे साथ, और शेख रशीद अहमद साहब जो पहले ही धमकियां दे रहे थे कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं जब वो जाएंगे तो क्या होगा, और उनके भतीजे तो ऐसा लग रहा था सुपरवाइज कर रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे। शेख रशीद अहमद साहब का जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसमें इस सिलसिले में बयान आया और उसमें किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं की गई है, और ये कहा गया है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है और जेन्युइन हो रहा है और सब सही हो रहा है। सब कुछ छोड़ दें, नॉट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ब्रेक ले लेते हैं।